नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश के आज जो हालात हैं उनके पीछे किसी व्हाइट मैन का हाथ है, ये ऐसा कहना है जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। इस बात का वो जिक्र कर चुकी थी कि अमेरिका का उनके ऊपर दबाव है कि अमेरिका को बांग्लादेश में एक आर्मी बेस कैंप बनाना है, अफगानिस्तान से क्योंकि जा चुका है। और अगर आप देखेंगे अब भारत की सीमा के आसपास या फिर एशिया में कोई अमेरिका का बेस कैंप नहीं है, इसीलिए बांग्लादेश को चुना था अमेरिका ने। लेकिन शेख हसीना को प्रो इंडिया नेता माना जाता है, आज से नहीं 1971 के बाद से ही शेख मुजीबुर रहमान का जो परिवार था वो प्रो इंडिया रहा था। अब CIA एक नया प्लान बना रही है कि कुछ हिस्सा म्यांमार का, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, और इसी तरीके से कुछ हिस्से को तोड़कर एक अलग देश बना दिया जाए जहां से अमेरिका पूरे एशिया प्रांत पर अपनी नजर बनाए रखे। और हैरानी की बात देखिए, जो दुश्मन है 36 का आंकड़ा रखते हैं, अमेरिका और चाइना दोनों इस मामले पर साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कौन सा खेल खेल रहा है अमेरिका? देखिए, सीधा अटैक तो अमेरिका नहीं करता, लेकिन डोनाल्ड लू के थ्रू जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट करवाया, बांग्लादेश का तख्ता पलट करवाया, मंशा आखिर है क्या, चाहता क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, एक CIA का डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जी, 1983 का है वो। 83 जी। 83 में ही ये उसमें जिक्र है कलर्ड रिवॉल्यूशन इन बांग्लादेश इन 2024। 83 के डॉक्यूमेंट में जिक्र है, 2024 का वर्णन है कि क्या होगा, कैसे होगा। और उसमें लिखा हुआ है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार का वो इलाका जहां आज गृह युद्ध हो रहा है, वो पट्टी यहां कुकी शी चिन ट्राइब है से लेकर चाइना तक, चाइना बॉर्डर तक, हम एक प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे। प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, मतलब वहां ईसाइयों की आबादी होगी, वो नया देश होगा, छोटा सा देश, और दैट कंट्री विल बी क्लोजर टू अमेरिका, बहुत नजदीकी संबंध होंगे। ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है, ये उस वक्त की। अब हम बताते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। 1983 में ये बात है, जिस साल डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लिखा गया उसी साल बांग्लादेश में एक शख्स है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। बिल्कुल। और ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के बाद वो अमेरिका जाते हैं। कुछ सालों बाद अमेरिका के ओरिजियाना एक प्रांत है, वहां की गवर्नर रहती है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन से मिलते हैं और वो लेकर आते हैं बांग्लादेश में दिखाने के लिए कि हम ग्रामीण बैंक बना के ये काम कर रहे हैं। फिर वापस जाते हैं हिलेरी क्लिंटन। अचानक 10-20 साल गुजरता है, पता चलता है कि $4 बिलियन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के गरीब लोगों को दिए हैं मदद के लिए, कर्ज विदाउट इंटरेस्ट। वो इनके पास कहां से पैसे आए इतने सारे देने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन उसी कार्य के एवज में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। हाँ, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और अब अंतरिम सरकार के जो है वो बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद ये शख्स चला जाता है अमेरिका रहने, नोबेल मिलने के बाद। हाँ, और वहां रह रहा है। वो अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से इसे सम्मानित किया जाता है। अब कट टू शेख हसीना आती है। इस चुनाव के पहले अपोजिशन लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में वहां, और ये कहते हुए कि रिग्ड इलेक्शन है, चुनाव आयोग जो है वो बिक गया है, ये वो करते हुए पार्टिसिपेट नहीं किया। और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पे लिखवाया कि बांग्लादेश में तानाशाही, तानाशाह सरकार है। और आप पिछले 6 महीने का वेस्टर्न मीडिया, मतलब जो उनके लोग हैं, चाहे मैं ब्रिटेन की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, और ये अमेरिका की बात करूं, सारे अखबारों में एक ही चीज है, डिक्टेटर गवर्नमेंट। अब तत्कालिक कारण आप बता ही रहे हैं कि एयरबेस मना कर दिया कि नहीं बनने देंगे, ये सब। तो ये प्लान लॉन्ग टर्म प्लान था।
और मैं बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। ईरान में एक अयतुल्ला अल खुमैनी नाम के आदमी रहते थे अमेरिका में। 1973 की बात है। पेरिस से एक चार्टर प्लेन उड़ता है, लैंड करता है ईरान में। वहां की ठीक लैंड करने के ठीक पहले वहां के जो राजा थे उनका तख्ता पलट हो जाता है, वो भागे हुए हैं। अयतुल्ला अल खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। 2024, ये 73 की बात है, 2024 में उसी एयरबेस से चार्टर्ड प्लेन उड़ता है, मोहम्मद यूनुस उस पर बैठते हैं, आते हैं, शेख हसीना भाग गई होती है, उनको बांग्लादेश का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। ये इस कहानी एक तो ये बांग्लादेश। एक मिनट में आपको रोकूंगा। ये यूनुस हैं, वो पहले आए, शेख हसीना बाद में गई, या शेख हसीना शेख हसीना भागी और वो आए, अब वो चार्टर प्लेन पकड़ के आए और सुप्रीम लीडर वो बन गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा वहां भागे थे ईरान में, अयतुल्ला अल खुमैनी फ्रांस के जिस एयरबेस से उनका चार्टर प्लेन उड़ा था 1973 में, उसी बेस से चार्टर प्लेन मोहम्मद यूनुस के लिए उड़ता है। व्हाट ए कोइंसिडेंट यार, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता, सब प्लान्ड होता है। आपने एक बात की यहां, जो आप ये प्रॉक्सी क्रिश्चियन कंट्री, आजकल के लेफ्ट और लिबरल इकोसिस्टम में इसे कुकी लैंड भी बोला जाता है। कुकी कौन होते हैं? क्रिश्चियंस होते हैं। उनके पास आज की तारीख में सोफिस्टिकेटेड हथियार है सारे, और वो म्यांमार आदमी से अपने यहाँ शी-चिन ट्राइब और कुकी ट्राइब लड़ रहा है म्यांमार आर्मी से, वहां पे गृह युद्ध है। मणिपुर में आपने देखा ही, क्लियर कट डिवीजन है, वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जिस एरिया को 1983 में प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बताया गया, आज वो सारा एरिया डिस्टर्ब है, गृह युद्ध जैसे हालात है वहां पे। कुछ भी अकारण नहीं होता, सब प्लान होता है। और मैं बताता हूं, एक और रीजन है। पूछिए कि यही क्यों सिलेक्ट किया प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए, कोई दूसरा एरिया भी? इसका कारण यह है कि जो एरिया, जो छोटा सा देश जो प्रॉक्सी क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे, वो दुनिया के ओपीएम, जो बेस्ट क्वालिटी की ओपीएम होती है ना, वो इस एरिया में पाया जाता है। और एक अनुमान के मुताबिक सालाना अफीम का कारोबार 3000 करोड़ का है। भारत में नहीं, वो एरिया में, उस एरिया में मिजोरम के 2 जिले हैं, मणिपुर है और म्यांमार का वो है। इसको जो ग्लोबल ड्रग सर्किट है, जो मतलब कि जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनके शब्दकोश में इस एरिया को गोल्डन ट्रायंगल एरिया कहा जाता है, कि यहां सोना उगलता है अगर आप ड्रग्स के धंधे में हो तो। और सबसे बड़ा क्यूबन एक ड्रग लॉर्ड है, वो यहां आके गया है, तो पैसे हैं, अवैध पैसे हैं, मतलब 3000 करोड़ का एक अनुमान के मुताबिक सालाना व्यापार है, तो पैसे हैं, हथियार है, CIA का डॉक्ट्राइन है, उसके बाद टूलकिट है उनके पास, सारे कंडीशंस फेवरेबल हैं भाई, कुछ भी असंभव नहीं है। ये टारगेट जो मैं डिस्टर्ब एरिया बोल रहा हूं, 2024 लिखा हुआ था बांग्लादेश के लिए, और 2035 लिखा हुआ है प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट के लिए। हो सकता है पहले भी अचीव कर लें, परिस्थितियां कैसी नहीं 35 से पहले। हाँ, अच्छा, एक बात यहाँ मुझे समझाइएगा थोड़ा, बांग्लादेश में प्रो चाइना या फिर प्रो पाकिस्तान सरकार अगर बनेगी, खालिदा जिया की हो सकती है भारत के साथ कैसे रिश्ते हों, उनका वो जो ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल जो आपने बताया, उसका हिस्सा हो सकता है वो? नहीं, बांग्लादेश म्यांमार दे दे, लेकिन क्या हिंदुस्तान भी अपना हिस्सा देगा मणिपुर का? देता नहीं है, ले लेते, क्रांति हो जाएगी, वहां के लोग नहीं चाहेंगे। अन्याय हो रहा है कुकियों के साथ, ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा है मैती के हाथों, वहां हथियार बंद पूरा हो गए हैं, तो बाद में तो इंटरनेशनल एजेंसी UNO वगैरह आएगी ना, कि अब यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं आपके साथ रहना, अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो क्यों अभी अलग कर दीजिए। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर भी तो होता है। अब बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट थी वहां की, थोड़ी ना चाहती थी कि तख्ता पलट मेरा हो जाएगा, 45 मिनट का वक्त देगा, 45 मिनट में अपना सामान समेटिए जाइए, होता है ना। एक और मैं शख्स का नाम लेता हूं, एक शख्स हैं व्हाइट मैन जिसकी आपने बात की ना, शेख हसीना, डोनाल्ड लू उनका नाम है। वो रेजिम चेंज के बादशाह माने जाते हैं दुनिया में, कहीं भी तख्ता पलट करना हो ना तो डोनाल्ड लू का ही नाम, लू का नाम आता है।
वो बांग्लादेश में इस बार 2 बार विजिट कर चुके थे इसी साल। भारत के आसपास इतना खतरनाक शख्स घूम रहा है, टूलकिट सक्रिय। आपको क्या लगता है, देश में कई जगह इस तरह के नस्ली हिंसा होते हैं, हर बार राहुल गांधी इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को उठाते हैं क्या जितना मणिपुर का उठाया? समझिए, आज तक भी उठा रहे हैं। मैं बताता हूं ना। एक जॉर्ज सोरोस की संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जी, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए वो संस्था काम कर रही है, और उस संस्था में 2 और डायरेक्टर हैं। एक है म्यांमार की डेमोक्रेसी वाली नेता आंग सांग सू की, और दूसरी डायरेक्टर हैं सोनिया गांधी। अब बताइए, आंग सांग सू की जो गृह युद्ध हो रहा है म्यांमार आर्मी के खिलाफ, उसका नेतृत्व कर रही है कि नहीं? जिस दिन ये विद्रोही जीतेंगे, आंग सांग सू की जेल से बाहर आके, ये हो जाएगा। और जिस दिन सो कॉल्ड प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनेगा, तो कौन जानता है सोनिया गांधी का क्या रोल हो, उसमें रहेंगे कि नहीं, उनके बाल बच्चे हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो समझिए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मेरे पास सबूत नहीं है। मैं सारा वो फोटोग्राफ्स उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वो दे दूंगा, जिसमें डायरेक्टर में इन दोनों का नाम है, आंग सांग सू की, सोनिया गांधी का। डोनाल्ड लू के बारे में आप पढ़िए। अब मैंने जो 1973 में ईरान के बारे में बताया, और यहाँ जो यूनिस के बारे में जो भी बताया, सारे फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, अखबारों की कटिंग्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा था वो सब। ठीक है, वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाई देंगे। मणिपुर की आपने बात की, इससे पहले इस देश में चिकन नेक को काटने की बात चलती रही है। वो इस्लामियों जो इस्लामिस्ट ये थे ना ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये था कि वो चिकन नेक काट देंगे और वो चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाएगा वहां पे, भारत से कट जाएगा, छोटा सा पतली सी तो पट्टी है। वो कहा भी था किसी ने कि इतना मलबा डालेंगे ट्रैकों पर कि चुनते चुनते ये हो जाएगा। तो ट्रैक पे मलबा डालने मतलब वहां बारूद, इस तरह का वहां हालात पैदा कर देंगे। वो प्रोजेक्ट स्थगित नहीं हुआ है, वो है भारत को, वो अलग प्रोजेक्ट है। नहीं, वो देखिए, मैं एक बार बताऊं, ये जो ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये जो इस्लामिक संस्थाएं हैं ना, बहुत सारे इस्लामिक संस्थाएं ऐसे हैं जो वेस्टर्न के पैसों से चल रही है, अरब में भी, भारत में भी है। वो तख्ता पलट कहीं भी होता है ना, तो देखिए कि जो दंगाई सड़कों पर उतारे जाते हैं वो जमात इस्लामी नाम की संस्था है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी बांग्लादेश ने उतारा। जब पाकिस्तान में तख्ता पलट करना था तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने उतारा। हिंदुस्तान में भी जमात इस्लामी है, पता है कि नहीं? 2 हैं यहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर में अलग है उनका और बाकी भारत के लिए अलग है, और सलमान खुर्शीद उसके लीगल एडवाइजर हैं। और सलमान खुर्शीद नहीं, आप सारे कांग्रेस नेताओं के आज बयान सुन लीजिए ना। एक आदमी मिस्टेक से गलती बोल सकता है, एक विधायक है गलत बोल सकता है। मणिशंकर अय्यर वही बात बोल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं। सलमान खुर्शीद वही बात बोल रहे हैं जो कि जमात इस्लामी के लीगल एडवाइजर हैं। वो कौन, एक मध्य प्रदेश का जो विधायक था, वही। एक ही पार्टी के इतने सारे नेता बांग्लादेश जैसे हालात हैं क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही अकारण, यूं ही। सवाल एक और उठता है पंकज जी, बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? किसने क्या ये दिमाग में बात नहीं आई होगी यहाँ के कट्टरपंथियों की? आई है, तभी तो बात कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बांग्लादेश के तख्ता पलट में सहायक था, वो भारत के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है? क्या भारत में ग्रेटा थंडरबर्ग उसका नाम है? हाँ, जो भी उसका नाम है, उसने पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा था कि नहीं, जो ट्वीट लिख किया था कैसे कैसे भारत में तख्ता पलट होना है? क्या ये सच नहीं है कि यहाँ हजारों प्रॉक्सीज ट्विटर अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे ISI के हैंडल से, ये CA आंदोलन के दौरान? वो सभी तो जमीन तैयार कर रहे थे ना, एक्टिव थे। क्या कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम उनका टूलकिट नहीं है जो विदेशी हाथों में इस्तेमाल होता है? क्या राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से रिश्ते के पर सवाल कई बार नहीं उठे हैं कि जाके विदेश में किससे मिलते हैं? तो क्या नहीं है? अच्छा, कांग्रेस कम बड़ी पार्टी है क्या? ये अगर अपने कार्यकर्ताओं को कल को हिंसा के लिए मोबिलाइज करना शुरू कर दे, अगर सारे इस्लामी संस्थाएं मोबिलाइज करना शुरू कर दे, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, अगर ये सिख ईसान आंदोलनकारी जिसको हम लोग खालिस्तानी गुट बोलते हैं वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, तो यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात नहीं आएंगे क्या? मुझे याद नहीं, पैसा तो पंप हो ही रहा है, लोग तैयार किए ही जा रहे हैं। बस ये कहिए कि थ्रेशोल्ड नहीं है, कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि भारत की अधिकांश हिंदू आबादी
इस तरह के चीजों पे विश्वास नहीं करते, वो नहीं साथ देंगे। उसको कैसे तैयार करना है? वही मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, किसी का बयान है जातिवाद के नाम पे तैयार तो कर सकती है ना, कि सड़कों पे उतरो। 20-25 करोड़ मुस्लिम हैं और 20-25 करोड़ लोग संघी नहीं हैं, उन सबको अगर वो साथ आ जाएं तो। ये लिखा है, शायद किसी पत्रकार ने लिखा है। हाँ, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा है। आरफा खानम ने लिखा है, आरफा खानम ने अपने ट्वीट पे ये किया है कि नन संघी जो कि संघ को नहीं विश्वास करते, वो सेकुलर है, वो आ जाए, हम मुसलमान आ जाए और उधर से खालिस्तानी सिख आ जाए, और बाकी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कुछ ना पलट हो जाएगा। कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। ये है स्थिति, और पैसे आएंगे ही आएंगे। हाँ, भीड़ को जिस तरीके से बांग्लादेश में मोबिलाइज किया गया, जॉर्ज सोरोस ने तो खुलेआम ऐलान किया कि $2 बिलियन खर्च करें। जैसे 100 से 200 कर दिया। हाँ, पहले $100 अरब $2 बिलियन उसने कहे। हाँ, पहले $100 अरब का था, शायद अब हाँ, देश बड़ा है, थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो असंभव कुछ नहीं है, नहीं होगा, भगवान करे कि ना हो, भगवान करे कि यहाँ उस तरह की जमीन तैयार नहीं हो जाए, लेकिन असंभव नहीं। अगर हो भी सकता है, ना हो तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, तो मतलब आंख खोलने की जरूरत है अभी से ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर भविष्य सुरक्षित रखना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे हालात नहीं देखने, अफगानिस्तान जैसे हालात हिंदुस्तान में नहीं देखने हैं, क्योंकि इस्लामिक मुल्क 57 कहे जाते हैं, लेकिन भारत में से हिंदू कहां जाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। बात हिंदू की नहीं है। आज किसी इस्लामी उपद्रवियों से भागकर कोई मुसलमान भी आती है ना, तो 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद शेख हसीना एक हिंदू देश में शरण लेती है। बिल्कुल, कोई मुस्लिम कंट्री से नहीं मिला, किसी ने पनाह नहीं दी। तो भारत मानवाधिकारों का रक्षक है। सही में जब जब कोई सताया जाता है, अगर ज्यूज सताए गए, पूरी दुनिया से भगाए जा रहे थे, तो वो भारत में सुरक्षित थे। आज शेख हसीना वहां सताई जा रही थी, वो भारत में शरण ले रही है। जब जब कोई कहीं से सता के किसी को भागा है, वो पारसी आए हैं, तो भारत में शरण मिली है। हाँ, चीन से युद्ध मोल ले लिया शरण के चक्कर में। हाँ, वो अगर तिब्बत में किसी बौद्ध मॉन्क को मारा जाता है, तो भारत ही उससे शरण देता है। लेकिन हिंदुओं को शरण कौन देगा, मेरा सवाल वो है। इसलिए तो नहीं देगा कोई शरण। आपके चारों तरफ इस्लामिक कंट्री हैं, श्रीलंका को अगर आप छोड़ दें, बाकी चारों तरफ, बांग्लादेश ले लीजिए, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान, चाइना तो आपको वैसे ही खाने के लिए तैयार है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो आंख खुली रखने की जरूरत है, नागरिकों को भी और भारत सरकार को भी। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सवाल आपके हों तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।